अच्छा जी, Bismillahirrahmanirrahim. So this video is sort of a crash course on the hydrogen and fuel cell lab for the Department of Energy Engineering and FCIT मुल्तान. इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई कि मैं ब्रीफली जो है वो कवर करूँ तमाम एरियाज़ को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. हम स्टार्ट करेंगे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जो कि स्लैब से रेलिवेंट थे, और फिर देन वी विल मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स जो हमने परफॉर्म किए स्लैब के अंदर, और ऑब्जेक्टिव का हम जो थोड़ा सा जो कोर आइडिया है, जो तरीक़ाकार था, वो हम उस पे थोड़ी सी बात करेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से, जो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो स्लैब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम फ्यूल सेल. फ्यूल सेल बेसिकली क्या होता है? फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होता है जिसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. सिंपल एज दैट. ठीक है. अम, इसको समझने के लिए हम दो बातें हमें ज़हन में रखनी चाहिए. एक तो ये कि ये रिवर्स प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का. ठीक है. अच्छा, जो फ्यूल सेल होगा इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और वो टाइप्स हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे. बट आई थिंक कि फ्यूल सेल के ऑपरेशन को और इसकी एसेंस को ग्रैब करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे ख्याल में ये है कि हम इसमें से एक टाइप जो होती है फ्यूल सेल की, विच इज़ PEM फ्यूल सेल, उसको समझ लें, क्योंकि जो एक एसेंस है इसकी वर्किंग की, अ, और जो डिफरेंट टाइप हैं फ्यूल सेल्स की, उन सबका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी सिमिलर है. तो अगर हम सॉरी, अगर हमें ये एक भी समझ आ जाता है तो हम बाकी टाइप्स भी इंशाल्लाह जो है उसको भी समझ लेंगे. तो पीएम फ्यूल सेल की हम वर्किंग समझते हैं कि ये बेसिकली किस तरह काम करता है. पीएम फ्यूल सेल चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है जिस तरह बैटरीज़ हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, तो उस तरह फ्यूल सेल के अंदर भी जो है वो दो मेटालिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एनोड और कैथोड कहते हैं, और ये दोनों जो हैं वो सेपरेट होते हैं बाय एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. तो होता ये है कि यूजुअली हम जो है जो एनोड है उसके ऊपर हम अपना फ्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं. समटाइम इट्स हाइड्रोजन, समटाइम ये कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, जैसे कि मेथेन वगैरह, या प्योर हाइड्रोजन भी जिस तरह मैंने कहा वो हो सकती है. तो हम हाइड्रोजन जो है या कोई हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल इंट्रोड्यूस कराते हैं एनोड के ऊपर. जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल होता है वो एनोड के ऊपर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. जो प्रोटॉन है वो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम है उसको क्रॉस करके कैथोड तक चला जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने एनोड से जो एक वायर निकाली हुई है वो उस वायर पे ट्रैवल करता हुआ लोड में से गुजरता है, लोड को ड्राइव करता हुआ वो कैथोड तक पहुंच जाता है. तो इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड से सफ़र करता हुआ बजरिया लोड कैथोड तक जो है वो पहुंच जाता है. दूसरी तरफ जो हमारा प्रोटॉन है वो भी कैथोड पे आ जाता है. अच्छा, दूसरा हम कैथोड के ऊपर ये करते हैं कि हम कैथोड के ऊपर जो है वो कोई ऑक्सीडेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि ऑक्सीजन या एयर वगैरह. तो वो ऑक्सीजन, यहाँ से आने वाला प्रोटॉन और सर्किट से आने वाला इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलके पानी बना देते हैं. ठीक है. ये जो बेसिकली मोटा मोटा ऑपरेशन था PEM फ्यूल सेल का. बाकी जो फ्यूल सेल की ऑल टाइप्स होंगी, वो उनमें ऑपरेशन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो हर फ्यूल सेल के अंदर आप देखेंगे कि पाए जाते हैं. और एक एनोड है, एक कैथोड है, और एक दरमियान का इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम है, जो बाज़-औक़ात जो है वो लिक्विड शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली बल्कि आई थिंक इन एवरी केस वो किसी न किसी मेम्ब्रेन की शक्ल में होता है. यहाँ नीचे जो है मैंने जो अभी बात की है उसके मैंने वो जो स्टोइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शंस है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि एनोड के ऊपर हमने हाइड्रोजन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, और वो हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हो गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. और कैथोड के ऊपर हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, और जो है जो इसके अलावा जो बाहर एक्सटर्नल सर्किट से आने वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद था, और प्लस जो इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम से दरमियान में से, यानी कि मेम्ब्रेन अगर हमारी है, तो उसमें से क्रॉस करके आने वाला प्रोटॉन आ गया कैथोड तक. तो कैथोड पे ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वो मिलकर वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे. तो राइट अवे इसके ऑपरेशन को भी देख के हमें एक एडवांटेज तो बड़ा क्लियरली यहीं पे नज़र आ जाता है फ्यूल सेल का, कि जो फ्यूल सेल है उसमें हमें जो है वो हाइड्रोजन को हमने एज अ फ्यूल यूज़ किया, और उसकी आउटपुट में हमें क्या मिला? पानी और एनर्जी. ठीक है. तो इट्स अ वेरी क्लीन एंड वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. एफिशिएंट इस वजह से क्योंकि फ्यूल सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दिस इज़ रेयर बिकॉज यूजली और जो मेथड्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के, फॉर एग्जांपल कोई स्टीम पावर प्लांट है या गैस टरबाइन है वगैरह, तो उनमें मल्टीपल इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं. मतलब केमिकल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्टीम पावर प्लांट है
तो उसमें जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल की वो पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी इन फॉर्म ऑफ स्टीम, और वो फिर वो थर्मल एनर्जी किसी टरबाइन को ड्राइव करेगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी आगे जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं सब्सिक्वेंट। जबकि जो फ्यूल सेल है उसमें डायरेक्टली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस वजह से आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ग्राफ भी अटैच किया है, कि जो फ्यूल सेल हैं दे आर वे मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कोई CO2 और सल्फ़र की इमिशन नहीं है अगर आप हाइड्रोजन को बतौर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने जो हाइड्रोजन को एज़ फ्यूल यूज़ किया, तो सिर्फ़ पानी और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल हो रही है। कोई CO2 नहीं, कोई सल्फ़र नहीं, कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं, नथिंग। सो इट्स वेरी एफिशिएंट एंड अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा ये है कि इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होती। यूजुअली जो और चीज़ें हैं जिस तरह कोई मतलब जनरेटर्स, जेनसेट्स हैं या कोई टरबाइन्स हैं, दे आर वेरी लाउड पीस ऑफ इक्विपमेंट। आप मतलब कोई स्टीम पावर प्लांट पे अगर आपका कभी जाने का इत्तेफाक हो, तो यू हैव टू वियर लाइक ईयर मफ्स और दूसरी ऑडिटरी प्रोटेक्शन आपको करनी होती है, बिकॉज इट्स वेरी लाउड ऑपरेशन। लेकिन फ्यूल सेल जो है वो इट्स वेरी साइलेंट एंड वेरी क्वाइट। इसका जो है वो बड़ा ही खामोश इसका ऑपरेशन होता है, कोई नॉइज़ पॉल्यूशन खातर ख्वाह नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं फ्यूल सेल की। तो फ्यूल सेल की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से कुछ 6-7 टाइप्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे बयान की हैं। जो टाइप्स हैं वो लिमिटेड नहीं है इन 6-7 टाइप्स तक, इसके अलावा भी हैं। लेकिन हम जो है यहाँ पे 7 आई गेस कुछ मेजर टाइप डिस्कस करेंगे। ये जो सारी टाइप हैं फ्यूल सेल की, बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है फ्यूल सेल की, ये हुई है 2 बेसिस पे। एक तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम है फ्यूल सेल के दरमियान में वो कौन-सा है, और दूसरा आप बतौर फ्यूल जो है वो क्या चीज़ दे रहे हैं, ठीक है? 2 चीज़ों की बेसिस पे मैंने कहा ये कि ये क्लासिफिकेशन हुई है, जो डिफरेंट टाइप्स हुई हैं फ्यूल सेल की। एक तो फ्यूल की बेसिस पे, और दूसरा जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट है उसकी बेसिस पे, ठीक है? और जो ओवरऑल आपको एक पैटर्न नज़र आएगा क्लासिफिकेशन के अंदर, और आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है उस तमाम फ्यूल सेल्स का बिल्कुल काफ़ी हद तक सिमिलर है, सिर्फ इन 2 चीज़ों की एक्सेप्शन के बजाय। तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जो है वो सबसे पहला, जिसकी मैं पहले ही बात करके आया हूँ अपनी पहली ही हमने स्लाइड में देखा। तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि हमारे पास एक दरमियान में यूजुअली एनोड और कैथोड होते हैं ऑब्वियसली, और एनोड और कैथोड के अलावा जो है वो दरमियान में उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है। तो इस बेसिकली इसको प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो बीच का इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम है वो एक मेम्ब्रेन की शक्ल में होता है, ठीक है? मेम्ब्रेन जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है, यूजुअली इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो वाटर बेस्ड होती है, और पॉलीमेरिक नेचर की होती है। मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आयनिक सब्सटेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो आयनिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी कंडक्टिव होती है। ये एनोड है, उसके ऊपर जिस तरह पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि हम हाइड्रोजन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं एनोड के ऊपर, वहाँ पे जो है वो प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, जो कि हाइड्रोजन आयन जो है आप देख सकते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जो कि सर्किट में से लोड को ड्राइव करते हुए कैथोड पे आ जाते हैं। वहाँ पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जिसके नतीजे में हमें पानी जो है वो मिल जाता है। तो एक वाटर बेस्ड जो है वो मैंने कहा कि इसमें दरमियान में हम मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है यूजुअली कमर्शियल या कुछ भी, आप अगर आप सिग्निफिकेंट कुछ या कुछ रीज़नेबल इलेक्ट्रिकल आउटपुट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनोड और कैथोड के ऊपर जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। वो टिपिकली वो कैटलिस्ट जो है वो प्लैटिनम बेस्ड होते हैं। कैटलिस्ट के बगैर भी कुछ ना कुछ जनरेशन हो जाती है, लेकिन वो अर्ली हुई सिग्निफिकेंट या रीज़नेबल जो है वो जनरेशन नहीं होती। तो प्लैटिनम कैटलिस्ट हमें यूज़ करने पड़ते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा लेकिन इसका एक एडवांटेज ये होता है कि ये जो है वो रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी ये ऑपरेट कर सकता है। दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल का भी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है तकरीबन, बल्कि एग्जैक्टली पीएम फ्यूल सेल जैसा। इसमें भी जो है वो दरमियान में एक वही उसी तरह की पॉलीमेरिक वाटर बेस्ड मेम्ब्रेन होती है जैसे कि पीएम फ्यूल सेल के अंदर थी। वही एनोड है, वही कैथोड है। फ़र्क इसमें क्या है, जिसका नाम ज़ाहिर है डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल। तो हमारा जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन था उसमें हम एज अ फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन दे रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम एज फ्यूल जो है वो मेथनॉल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हैंस द नेम डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, ठीक है? और हमें जो आउटपुट में जो है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी मिलती है, जबकि कैथोड के ऊपर हम वही ऑक्सीजन देते हैं और हमें वाटर जो है वो मिल जाता है। तो उसमें डिफरेंस बेसिकली क्या है कि जो फ्यूल है हमारा वो
प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूल सेल के अंदर वो हाइड्रोजन था, लेकिन डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल के अंदर हमारा फ्यूल जो है वो मेथनॉल है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। तो ये एक मेजर डिफरेंस इसके अंदर है। तीसरी टाइप हमारे पास जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। इसका भी नाम से ज़ाहिर है, बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल के अंदर भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। फ़र्क किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का है दिस टाइम। जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस जो है वो फॉस्फोरिक लिक्विड यानी कि फॉस्फोरिक एसिड ही होता है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यूजली हमने किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, सॉलिड मेम्ब्रेन के अंदर उसको आप कह सकते हैं इन अ वे सस्पेंड जो है वो किया होता है, या उसको बॉन्ड किया होता है उसके साथ, ठीक है। तो मेम्ब्रेन सॉलिड ही होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो लिक्विड फास्फोरिक एसिड जो है वो पाया जाता है। और वो लिक्विड फास्फोरिक एसिड जो है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। अ, इसका इसका जो है वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो निस्बतन ज़्यादा होता है। जो प्रीवियस 2 टाइप्स थी, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल और डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, वो दोनों रूम टेम्परेचर पे काम कर लेते हैं तकरीबन, या मैक्सिमम भी आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री में 100-110 डिग्री तक ये काम कर लेते हैं। इससे नीचे की रेंज में भी काम कर लेते हैं। लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल है, इनको स्लाइटली थोड़ा-सा हायर टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए। टिपिकली अराउंड आप कह सकते हैं रफली 170 टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। लेकिन इनकी जो जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है वो भी इनकी एज़ कम्पेयर टू पीईएम फ्यूल सेल वो थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद हमारे पास है अल्कलाइन फ्यूल सेल। अल्कलाइन फ्यूल सेल में भी स्ट्रक्चर सेम है, फ़र्क बेसिकली किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का है। तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम यूज़ करते हैं कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी हो सकता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी हो सकता है। तो हम उसमें जो है वो यानी कि कोई हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH फॉर एग्ज़ाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो हम यूज़ करेंगे एज़ इलेक्ट्रोलाइट। इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये भी रूम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे यूजुअली जो है वो 65 70 75 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड या उससे नीचे जो है ये काम कर लेता है। इसके अलावा जो है इसकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है वो रिलेटिवली हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए। फ्यूल इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ही हम प्रोवाइड करते हैं एनोड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं कि ये टाइप जो है वो थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस 3 टाइप्स, प्रीवियस 4 टाइप्स इनफैक्ट जो हमने बात की है। तो इसको थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसके जो रिएक्शंस हैं दोनों एनोड और कैथोड के ऊपर वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी। तो इसके ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है कि वैसे तो वही स्ट्रक्चर है कि एनोड है, कैथोड है, दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है एक मोल्टन कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है। हेंस द नेम मोल्टन कार्बोनेट। यानी कि कोई भी आप कार्बोनेट सॉल्ट ले लें, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट आप ले लें, ठीक है, Na2CO3, तो एन उसको मेल्ट करके या मोल्टन स्टेट में हम सस्पेंड कर देते हैं एक सिरेमिक के अंदर, ठीक है। तो सिरेमिक बेस्ड मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर पिघला हुआ मोल्टन लिक्विड कार्बोनेट सॉल्ट जो है वो मौजूद होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करती है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरा जो इसमें एक स्टार्क डिफरेंस आपको नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइप, वो ये कि इसमें एज फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं सिन गैस। या सिन गैस के अलावा कोई भी हम जो है वो फॉर एग्जाम्पल मिथेन जो है CH4, या बायोगैस है वो भी बाय द वे मिथेन ही होती है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि प्योर हाइड्रोजन के बजाय अगर आप चाहें तो आप जो है वो कोई हाइड्रोजन बेस्ड जो और फ्यूल है, जिस तरह ये सिन गैस है या मिथेन है, वो भी हम उस पे भी ये सिस्टम हमारा काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब चूँकि हमने इसमें मोल्टन सॉल्ट जो है वो मोल्टन कार्बोनेट जो है वो यूज़ करना है एज़ इलेक्ट्रोलाइट, और जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, तो इनका इस वजह से इनका जो वर्किंग का टेम्परेचर है वो भी बहुत, ऑपरेशनल टेम्परेचर बहुत हाई होता है इसका। यूजुअली अराउंड आप कह सकते हैं इन द नेबरहुड ऑफ 700 डिग्रीज़ और 750 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 साढ़े 700 डिग्री तक यानी कि इनका ऑपरेशनल टेम्परेचर होता है। दूसरा एक डिफरेंस इसमें ये भी है कि जो कैथोड है उसके ऊपर हम ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी वजह जो है वो हमें यहाँ पे इसके रिएक्शन से पता लग जाती है कि एनोड के ऊपर तो हो रहा था कि हमने हाइड्रोजन प्रोवाइड की, तो उसने कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर
CO2 और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस किए। कैथोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन और CO2 जो है वो रिएक्ट करके अलॉन्ग विद द जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रैवल करके आ रहा है एक्सटर्नल सर्किट से, ये बना देते हैं कार्बोनेट आयन जो दोबारा पार्टिसिपेट करता है एनोड के ऊपर रिएक्शन में। ठीक है, तो इस वजह से हमें चूंकि कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करना है कैथोड के ऊपर, इस वजह से हम CO2 प्रोवाइड हमें करनी होती है कैथोड के ऊपर। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इसमें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइप, क्योंकि प्रीवियस किसी भी टाइप में आपको CO2 प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी थी कैथोड के ऊपर, यूजुअली सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रोवाइड आप कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल भी मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल से काफ़ी मिलता-जुलता है। वैसे ही हाई टेम्परेचर पे ये भी काम करता है तकरीबन उसी रेंज में, बल्कि आई गेस थोड़ी स्लाइटली हायर रेंज में। जो मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल थे वो मैंने आपको बताया कि 700 साढ़े 700 डिग्री की रेंज में काम करते हैं। ये 800 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 800 900 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में ये काम करते हैं। इसके अंदर भी बेसिकली जो मेम्ब्रेन है वो सॉलिड सेरेमिक की होती है, जिसके अंदर हमने जो है बल्कि सॉलिड सिरेमिक की इसकी मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो है वो हम लाइक बिल्कुल मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल की तरह इसमें भी हम जो है वो जो एनोड है उसके ऊपर हाइड्रोजन के बजाय वो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल जैसे कि सिन गैस या मीथेन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये काम करेगा। और लेकिन ये डिफरेंस है इसमें एज़ कम्पेयर टू मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल, कैथोड के ऊपर हम जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं, CO2 जो है वो नहीं दे रहे। अच्छा, आखिरी टाइप जो है वो माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। इसमें हम जो है ये भी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल से मिलता-जुलता ही है कि हमारे पास जो है वो एनोड और कैथोड है व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज़ यूजुअली प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इन नेचर। लेकिन इसमें डिफरेंस बेसिकली ये है कि एनोड के ऊपर हमने जो है वो एक बैक्टीरियल बायोफ़िल्म जो है वो ग्रो की होती है, और जो एनोडिक चेंबर है उसमें भी हम एज़ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूजुअली कोई ऐसा मतलब एक्वस सॉल्यूशन देते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तादाद ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे वेस्ट वाटर को हम एज़ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फ़ीड कर देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बैक्टीरिया जो है उस वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको कंज़्यूम करते हैं एज़ फूड, जिसके नतीजे में एक तो CO2 प्रोड्यूस होती है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक सेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरह प्रीवियस उसमें हो रहा था कि वो जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में दाखिल हो जाते हैं लोड को ड्राइव करके कैथोड तक चले जाते हैं, जबकि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैथोड पे आ जाता है। कैथोड को हमने जो है वो हैवीली अच्छा बाय द वे जो हमारा ये था एनोडिक चैम्बर, उसको स्ट्रिक्टली हम एनाएरोबिक रखते हैं, जबकि जो कैथोडिक चैम्बर है उसको हम स्ट्रिक्टली एरोबिक रखते हैं, यानी कि उस पे हम भरपूर अंदाज में जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हैवीली जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ की जाती है। तो ऑक्सीजन की जो है वो काफ़ी रिच सप्लाई आ रही होती है, प्लस इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है और प्रोटॉन आ रहा होता है, तो ये तीनों चीज़ें मिल के जो है वो पानी जो है वो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बना देती है। तो इसमें भी जो है ये भी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल की तरह ही था, लेकिन हमने एनोड के ऊपर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में पेयर जो है वो जनरेट करने के लिए हमने बैक्टीरिया का सहारा लिया। हैंस द नेम, चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने यूज़ किए हैं इस वजह से उसको माइक्रोबियल फ्यूल सेल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है, अब तक हमने फ्यूल सेल्स की जो फंडामेंटल जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो देखा और उसकी टाइप स्टडी की। अब मैं बात करना चाहता हूँ हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन जो है वो एज़ अ फ्यूल बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंगली उसको कंसिडर किया जा रहा है। हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और ये यूजुअली एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसके अंदर हालांकि ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, और H2 एक से मतलब दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो इट्स अ रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल, लेकिन इट हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट बाय वेट देन एनी अदर हाइड्रोकार्बन या एनी अदर कॉमन फ्यूल। इसका जो एनर्जी कंटेंट है बाय वेट, आई विल लाइक टू एम्फसाइज बाय वेट, इसका एनर्जी कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ये इसके अट्रैक्टिव फ्यूल होने की वजह है। दूसरा इसमें अहम बात ये है कि बतौर एनर्जी सोर्स के हम इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो हम इसको कंबस्ट करवा सकते हैं या फिर हम इसको फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस बड़े वायबल हैं। फ्यूल सेल के बारे में तो हम पहले बात कर आए हैं कि हम फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन को मुहैया करके एज़ फ्यूल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कंबशन में भी ये बड़ा वायबल है, क्योंकि हाइड्रोजन को जब आप कंबस्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन की कंबशन होने के नतीजे में क्या बनता है बेसिकली प्रोडक्ट में सिर्फ वाटर। ठीक है, जबकि आप कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल जलाएंगे जब भी,
तो उसको कंबस्ट कराएंगे तो CO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। जबकि हाइड्रोजन को कंबस्ट कराने के नतीजे में सिर्फ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि कोई CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका नहीं है। ये बहुत ही क्लीन कंबशन जो है वो करता है। तो हाइड्रोजन को हम इस इंडिविजुअली भी कंबस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम मीथेन वगैरह में या किसी और गैशियस फ्यूल के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक दैट प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अच्छा, हाइड्रोजन जो है उसको 2 तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, 2 सोर्सेज़ हो सकते हैं। या तो केमिकल सोर्स हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। केमिकल सोर्स में जो एक बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है वो है जी मीथेन रिफॉर्मिंग की। मीथेन रिफॉर्मिंग में बेसिकली हम ये करते हैं कि CH4 यानी कि मीथेन का जो है स्टीम के साथ ज़रा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम सिन गैस कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो इस तरह प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये और स्टीम के साथ रिएक्ट करती है इन अ रिएक्शन कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, और इसके नतीजे में CO2 और फर्दर हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होती है। तो स्टीम रिफॉर्मिंग और फिर जो सब्सिक्वेंट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, इसके नतीजे में जो है वो बाई केमिकल रूट हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो फ्यूल सेल का ऑपोजिट प्रोसेस है। फ्यूल सेल के अंदर हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एक अपने जो है सेल को, और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑपोजिट प्रोसेस है फ्यूल सेल का, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर यूजुअली ये होता है कि प्रोटॉन जो वाटर है वो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और एनोड के ऊपर जो वाटर है हमारा वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एनोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन मिल रही है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन मिली है। ये भी ऑपोजिट है फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल में आपको याद होगा पिछली स्लाइड्स में कि आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को बैक जाके, कि कैथोड के ऊपर जो है वो ये मतलब ऑपोजिट था। एनोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी पड़ रही थी और कैथोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑपोजिट है, यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रही है हमें और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन हमें मिल रही है। अच्छा, हाइड्रोजन को स्टोर करने के 5 तरीके जो है वो हो सकते हैं। एक तो ये हमारे पास है कि हम जो हमारी हाइड्रोजन है उसको हम गैसियस स्टेज में जो है वो स्टोर कर लें, यानी कि एज अ गैस उसको प्रेशराइज करके स्टोर कर लें। लेकिन ये बहुत कोई अट्रैक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि गैस जो हाइड्रोजन है उसके एक दो मसाइल हैं। एक तो ये है कि हाइड्रोजन को एज अ गैस स्टोर करना, इनफैक्ट किसी भी गैस को एज अ गैस स्टोर करना जो है वो उसको उसको उस मतलब एज अ गैस स्टोर करने के लिए उसको प्रेशराइज़ करना पड़ता है। और प्रेशराइज़ करने के लिए गैसेस को हम जानते हैं कि हम कंप्रेसर्स यूज़ करते हैं। तो कंप्रेसर्स का यूज़ जो है वो थोड़ा सा एनर्जी इंटेंसिव इस प्रोसेस को बना देता है, बट समटाइम्स इट मेक सेंस। लेकिन दूसरा मसला इसका ये है कि जो हाइड्रोजन है वो हम जानते हैं कि वो इम्ब्रिटलमेंट कॉज करती है, यानी कि सर्टन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनको डैमेज कर देती है। तो हाइड्रोजन का जो है वो उसको अगर हम किसी सिंपल मेटालिक वेसल में स्टोर करेंगे तो वहाँ से इसका जो है वो लीक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इस वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मेथड नहीं होता। इसको अगर हमने ट्रांसपोर्ट भी करना हो हाइड्रोजन को, तो इसके लिए जो है वो स्पेशल जो है वो स्टोरेज वेसल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। और जो पर्टिकुलरली 2 मेन जो है वो स्टोरेज वेसल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जिनको टाइप 3 और टाइप 4 कहते हैं। इनके अंदर जो है वो इन दोनों में से जो इसकी जो डिटेल है वो जो हैंडआउट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर मौजूद है, वैसे आप उसमें वहाँ भी देख सकते हैं। जो यूजुअली टाइप 4 जो वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव तस्वुर की जाती हैं। उनके अंदर जो वेसल्स के अंदर हमने एक पॉलीमर का लाइनर होता है, यानी कि पॉलीमर की एक शीट होती है, एक सरफेस होती है, जिसको हमने कवर किया होता है फाइबर के अंदर। तो उसके अंदर स्पेशल यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट या स्टोर किया जाता है। दूसरा जो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर मेथड है वो है हमारे पास है क्रायो क्रम्पेस्ट और क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन का। ये दोनों जो है वो सिमिलर मेथड्स हैं। क्रायोजेनिक बेसिकली कहते हैं लो टेम्परेचर को। तो क्रायोजेनिक स्टोरेज का मतलब बेसिकली ये है कि जब हम हाइड्रोजन को जो है वो रेफ्रिजरेट करते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में ये लिक्विफाई हो जाती है। तो हम हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके एज लिक्विड जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम लिक्विफाई करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और उसको थोड़ी स्टोरेज के अंदर, यानी कि थोड़े फुटप्रिंट के अंदर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। लेकिन रेफ्रिजरेट करने के लिए जो है वो हमें एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दरकार होती है।
क्रायो कंप्रेस जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है क्रायोजेनिक और गैसियस स्टोरेज का। क्रायो कंप्रेस के अंदर ये होता है कि हम क्रायोजेनिक स्टोरेज की तरह ठंडा भी करते हैं, रेफ्रिजरेट भी करते हैं हाइड्रोजन को, और गैसियस हाइड्रोजन की तरह हम उसको कंप्रेस भी करते हैं। तो हम दोनों काम करते हैं। और यानी कि हम जो कूल डाउन करके हाइड्रोजन को और उसका वॉल्यूम कम करके उसको एज अ कंप्रेस्ड गैस जो है थोड़े हाई प्रेशर पे उसको स्टोर कर लेते हैं। चौथा जो हमारे पास मेथड है वो है फिजियोस ऑप्शन का, और फिफ्थ हमारे पास है केमिस ऑप्शन का। फिजियोस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि फिजियोस ऑप्शन के अंदर हम हाइड्रोजन को स्टोर करा देते हैं बाय एब्जॉर्बिंग इट ऑन ऑन टू अ सरफेस ऑफ सम पोरस सबस्टेंस। मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब है, या ग्राफीन है, या एक्टिवेटेड कार्बन है, तो कोई भी हाई सरफेस एरिया वाला सबस्टांस हो उसके ऊपर हम फिजिकली एब्जॉर्ब करवा देते हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, और बाद में हम जब हमने यूज़ करना होता है तो हम उसको उस सॉलिड सरफेस के ऊपर से डिसॉल्व करवा देते हैं या रिमूव करवा देते हैं। इसको चार्जिंग और डिचार्जिंग भी कहते हैं। तो इससे जो है वो हम मतलब जो हमारा एनर्जी का एक्सपेंडिचर था क्रायोजेनिक स्टोरेज में या गैसियस स्टोरेज में, वो हमारे पास जो है वो कम हो जाता है। जो फिफ्थ है वो हमारे पास जो है वो केमिस ऑप्शन है। केमिस ऑप्शन जो है वो फिजिक्स ऑप्शन की तरह है, लेकिन इसमें बेसिक फ़र्क ये है कि फिजिक्स ऑप्शन जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस था, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो फिजिकली एड्जॉर्ब हो जाती है ऑन टू द सर्फेस ऑफ सम पोरस सबस्टांस। जबकि केमिस ऑप्शन के अंदर जो हमारी हाइड्रोजन है वो वो स्टोर हो जाती है या वो अटैच हो जाती है ऑन टू अ सबस्टांस बाय केमिकली बॉन्डिंग टू दैट सबस्टांस। फॉर यूजली हम जो है वो हाइड्राइड की फॉर्म में जो है केमिकली बॉन्ड कर देते हैं हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस के साथ, और बवक्त ज़रूरत उसको डिचार्ज करके यानी कि केमिकल रिएक्शन करवा के उसको रिमूव करके एज हाइड्रोजन गैस उसको हासिल कर लेते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ऑपोजिट प्रोसेस है फ्यूल सेल का। फर्स्ट जो पहली इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थी इलेक्ट्रोलिसिस की, वो तकरीबन 1789 में पहली दफ़ा उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो पानी का है, स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके तीन मेन रूट हो सकते हैं। एक तो है अल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, एक है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस, और एक है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस। आप ये पहली मतलब राइट अवे हमें ये तो पता लग गया कि ये तीनों जो हैं ये तीनों ही टाइप्स फ्यूल सेल की भी थी, मतलब अल्कलाइन फ्यूल सेल भी था, पीईएम फ्यूल सेल भी था, और सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल भी था। तो हम देखेंगे कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनके जो रिस्पेक्टिव फ्यूल सेल हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो इंटायरली ऑपोजिट होगा। अच्छा, एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि जो वाटर स्प्लिट करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए जो कम से कम हमें पोटेंशियल या वोल्टेज दरकार होता है वो होता है 1.23 वोल्ट। इसको कहते हैं थर्मो न्यूट्रल पोटेंशियल। तो थर्मो न्यूट्रल पोटेंशियल जो हमें दरकार होता है वाटर स्प्लिटिंग के लिए, डेट इज़ 1.23 वोल्ट। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पानी जो है वो हमारा गैसियस स्टेट में हो। अगर हम पानी को लिक्विड हालत में डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर, जो कि अक्सर होता है, तो फिर हमें जो है वो कुछ एनर्जी दरकार होती है पहले उस वाटर को गैसिफाई करने के लिए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वो स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फिर हमारी तो फिर हमें जो कुछ एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाती है पानी की एवेपोरेशन में, तो हमारा जो मिनिमम पोटेंशियल है वो 1.23 से बढ़ के 1.48 हो जाता है। तो अगर आप लिक्विड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 1.48 वोल्ट जो है वो मिनिमम थर्मो न्यूट्रल पोटेंशियल है जो कि हमें चाहिए पानी को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एक रिलेशनशिप है, या पहले भी देख चुके होंगे, एक असाइनमेंट भी आप लोगों ने इसके ऊपर की थी। ये बेसिकली बताता है हमें एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। The efficiency of electrolytic cell is equal to moles of hydrogen that is produced into the higher heating value of hydrogen over current into voltage into time times 100। ठीक है। तो इस फार्मूले के ज़रिए जो एफिशिएंसी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तीन जो हमारे पास मेथड्स हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए, तीनों की डायग्राम्स यहाँ पे मौजूद हैं। अल्कलाइन इलेक्ट्रोलिसिस, पीईएम इलेक्ट्रोलिसिस और सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस। अल्कलाइन इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो वही एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो कि यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ भी कि OH का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम एनोड और कैथोड को जो है वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में कैथोड से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाती है और एनोड से जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है।
तो पानी जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका सेम है एज़ यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं मिलता-जुलता है अल्कलाइन फ्यूल सेल जैसा, लेकिन ऑपरेशन जो है वो एंटायरली रिवर्स है। उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे थे, इसमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें हाइड्रोजन जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे थे एनोड को, इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है कैथोड से। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है, अल्काइल इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा हमारे पास जो है वो है पीईएम इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें भी एग्जैक्टली यही है कि लिक्विड जो है इलेक्ट्रोलाइट की जगह, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की जगह एक मेम्ब्रेन की शक्ल में जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मेम्ब्रेन जो सैंडविच हुई होती है बिटवीन कैथोड और एनोड। तो कैथोड के ऊपर हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह सॉरी कैथोड के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, जिस तरह यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। और जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिस तरह से यहाँ पर हो रही है। और कैथोड और इलेक्ट्रो एनोड को जो है वो हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करते हैं फॉर दिस प्रोसेस। तो चूँकि इसमें बीच में एक मेम्ब्रेन की शक्ल में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, तो हैंस द नेम पीईएम इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा हमारे पास है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस। सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस में भी जिस तरह हमारा सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल के वो जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम करता था, वैसे ये भी बहुत हाई टेम्परेचर पे 800 प्लस टेम्परेचर पे काम करते हैं। इसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी वही सॉलिड सिरेमिक का ही होता है जैसे उसके अंदर था। और बाकी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह कैथोड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, जो आप देख सकते हैं कैथोड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। और एनोड से जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल जैसा ही होता है। अब वैसे ही हाई टेम्परेचर पे काम करता है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो रिवर्स है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं लैब के ऑब्जेक्टिव्स की, जो हमने तकरीबन जो 7 ऑब्जेक्टिव्स हमने परफॉर्म किए इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल की लैब के अंदर, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा था फैब्रिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिसिस सेल फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसके अंदर हमने खुद लैब के अंदर जो है वो लैब स्केल पे जो है एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल जो है वो फैब्रिकेट किया, और उसकी वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट किया, और उसकी एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट की हमने। तो इसमें आपको याद होगा कि हमने कॉपर के जो है वो हमने 2 टर्मिनल्स यूज़ किए एज़ एनोड एंड कैथोड, यानी कि एज़ इलेक्ट्रोड्स। और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो लिया था। कुछ ग्रुप्स ने NaCl लिया था, कुछ ने उसके अलावा सॉल्ट्स यूज़ किए थे। तो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो एज़ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था। और हमने जो है वो देखा था कि किस तरह से जो कैथोड और एनोड है उसके ऊपर जो उनकी रिस्पेक्टिव गैसेज़ हैं, यानी कि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और फिर हमने इसकी एफिशिएंसी भी जो है वो निकाली थी यूजिंग दिस फार्मूला जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो उसी फ्यूल सेल को जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर लिया, उसको उसके ऊपर हमने स्टडी किया था कि अगर हम वोल्टेज को वेरी करें तो फिर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास जो है वो एक लैब पावर सप्लाई मौजूद थी, जिसके ज़रिए हमने जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस सेल को, उसको वेरी करते गए। और हमने देखा कि डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यूज़ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 32 वोल्ट हमने इलेक्ट्रोलिसिस फ्यूल सेल को दिए। और फिर हर जो वोल्टेज के ऊपर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो रही थी, उसको हाइड्रोजन गैस को हमने जो है वो वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए कलेक्ट किया, और उसकी जो क्वांटिटी है उसको मेजर की। तो हमें पता लगा कि वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हो रहा है। ये जिसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का बनाया हुआ है। तीसरी ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने बेसिकली क्या किया कि हमने उसी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाले सेल के ऊपर हमने जो है वो स्टडी की द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा जो यानी कि जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, तो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम या ज़्यादा करने से बेसिकली क्या फ़र्क पड़ा हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर। तो हमने डिफरेंट सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ट्राई की थी, और उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन प्रोडक्शन और वोल्टेज और करंट जो हम कंज्यूम कर रहे थे वो हमने नोट किया। तो हमें पता लगा कि शुरू में तो जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ, लेकिन फिर वो रिलेटिवली बाद में कांस्टेंट हो गई। ठीक है। चौथा जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो था सिंथेसिस ऑफ एगार बेस्ड प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो हमने खुद एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का सैंपल जो है वो सिंथेसाइज किया यूजिंग एगार। तो इसका प्रोसीजर ये था, अगर आपको याद होगा, कि पानी जो है वो हमने लिया था, उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने गर्म किया। उसके अंदर हमने एगार जो है उसको डिज़ोल्व कर दिया, और साथ ही सॉल्ट को ही हमने लेके फॉर एग्जांपल NaCl, उसको हमने डिज़ोल्व कर दिया प्री डिटरमिन्ड कॉन्सेंट्रेशंस में।
और इनको इतनी अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, डिज़ोल्व करना है कि एक क्लियर सॉल्यूशन हमारा बन जाए 80-85 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 80 डिग्री जो है वो पानी का टेम्परेचर करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पे एक आर जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती बल्कि लम्प्स बना देती है। तो हमने 80 डिग्री पे इन दोनों चीज़ों को पानी में डिज़ोल्व किया और एक पेट्री डिश के अंदर पोर आउट करके उसको उसको ड्राई कर लिया ओवर द कोर्स ऑफ 24 आवर्स, जिसके नतीजे में एक फ़ाइन सी फ़िल्म जो है वो और मेम्ब्रेन्स जो है वो हमारी पेट्री डिश के ऊपर जनरेट होगी। इस ऊपर ये आपको तस्वीर जो नज़र आ रही है कमर्शियल ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की तस्वीर मैंने इधर लगाई। उसके बाद थी जी फैब्रिकेशन एंड डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्यूल सेल, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोलिसिस सेल फैब्रिकेट किया और डेमोंस्ट्रेट किया, तो वैसे ही हमने फ्यूल सेल को भी फैब्रिकेट करने की कोशिश की और बीकर के अंदर एक लैब स्केल के ऊपर हमने एक फ्यूल सेल प्रोड्यूस किया। अब फ्यूल सेल को हमने थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करके हमने जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। जो हमारा फ्यूल सेल था जो हमने बनाया लैब में, वी कैन आर्ग्यू कि ये एक एल्कलाइन फ्यूल सेल था, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट था वो ख़ास मेम्ब्रेन तो नहीं थी बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। तो हम जो है वो इसको अल्कलाइन फ्यूल सेल भी हम कह सकते हैं। तो अब इसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको हमने डेमोंस्ट्रेट किया था। अगला जो ऑब्जेक्टिव था उसके हमने पीएम फ्यूल सेल की हमने आईवी कर्व जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश की थी। तो हमारे पास जो है वो इस तरह का एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूल सेल था, मेम्ब्रेन टाइप फ्यूल सेल, उसको हमने जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड की थी एक कांस्टेंट हाइड्रोजन प्रेशर के ऊपर, जिसके और जो फिर हम जिसकी आउटपुट थी उसके ऊपर हमने डीएमएम से जो है उसका करंट और वोल्टेज वो मेजर कर लिए थे। फिर उसका जो है हमने इवेंचुअली एक ग्राफ प्लॉट कर दिया विद द करंट डेंसिटी एंड फ्यूल सेल वोल्टेज। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसी शक्ल में असूलन बनना चाहिए जिसमें जो है वो पहले थोड़ा सा शार्प इजाफा है, फिर निस्बतन कुछ कांस्टेंट डिक्लाइन है और फिर एकदम शार्प जो है वो ड्रॉप है। तो ये जो कर्व है बेसिकली ये आईवी कर्व या पोटेंशियल कर्व भी ये जो है वो कहलाती है। तो ये हमने जो फ्यूल सेल की ये वाली कर्व जो है वो ड्रॉ की और जिसमें 3 हमारे पास रीजन्स हैं इस कर्व के अंदर, वो भी आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश की। फाइनली हमारे पास जो है वो है ऑब्जेक्टिव मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ अ पीएम फ्यूल सेल यूजिंग सिमुलिंक। तो इसके ऊपर जो पूरी डिटेल से हमारी वीडियो मौजूद है, जिसके ऊपर हम देखा कि मैटलैब सिमुलिंक के ऊपर हम जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उसको कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो सिस्टम से जो आउटपुट आ रही है उसको हम किस तरह से डिफरेंट शेप और फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक डिफरेंट लेक्चर मौजूद है। आई विल एडवाइस कि आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।